अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। मैं हूं सिद्रा इकबाल। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग मी दिस मॉर्निंग। उम्मीद करते हैं कि आपके दिन का आज एक परफेक्ट स्टार्ट होगा। कभी कभार हमें अपने कंट्रोल से चीज़ें बाहर लगती हैं और कुछ लोगों से आपने ये कहते हुए बड़ा ऑफन सुना होगा कि ऐसे मसाइल भी होते हैं जिनका कोई हल नहीं है। आई फील दैट इज़ अ गिविंग अप थाट। जब आप ये सोचने लगें कि मसलों का हल नहीं है, दैट रियली पॉइंट्स आउट टू द फैक्ट कि आप उनसे उलझ कर उनके बारे में सोच कर थक चुके हैं। देयर इज़ ऑलवेज गोइंग टू बी दैट लिमिटेशन ऑफ योर पावर इफ़ यू लुकिंग बियॉन्ड योर सेल्फ। अगर आप अपने बियॉन्ड लोगों को देख रहे होंगे, उनको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, सर्कमस्टांसिस को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, यू विल ऑलवेज हैव दैट प्रॉब्लम। बट अगर आप अपने अंदर उस ताकत को तलाश करने की कोशिश करें, अगर आप कहें कि ठीक है 5 चीज़ें मेरे कंट्रोल में नहीं हैं और कभी कभार हम उसी पे फोकस कर रहे होते हैं जो एक काम बन नहीं रहा होता, बट ऑन द अदर हैंड देयर आर सेवरल थिंग्स व्हिच आर वर्किंग आउट इन योर लाइफ। All you need to do is start noticing them. मिसाल के तौर पे हो सकता है आपकी प्रोफेशनल लाइफ में आपको प्रॉब्लम आ रही हो, आपके पसंद की जॉब आपको नहीं मिल रही हो, या अगर आप जॉब पे हैं तो आपको प्रमोशन नहीं मिल रहा हो। अब इस बात को छोड़कर तमाम चीज़ों को आपने समझ लिया है कि यू नो इवन व्हेन दे आर वर्किंग दे आर नॉट दैट इम्पॉर्टेंट। इमेजिन कीजिए आपको पैसों की प्रॉब्लम नहीं है, आपके घर में एवरीथिंग इज़ फाइन, आपकी हेल्थ बिल्कुल परफेक्ट है, आपकी रिलेशनशिप विद योर पार्टनर इज़ गोइंग परफेक्टली, आपके बच्चे माशाल्लाह आर डूइंग वेल। लेकिन जो एक चीज़ हमारे पास नहीं होती, हमारा जहन है, हमारी फितरत है कि हम उसी की तरफ पलट कर देखते हैं। इसको कहा जाता है जी मिसिंग टाइल सिंड्रोम। और इसका हवाला ये है कि अगर एक दीवार है, बहुत ही खूबसूरत दीवार है, उस पर टाइल्स लगी हुई हैं, उस पर कोई उस मोज़ैक का कोई डिज़ाइन बना हुआ है, एक जगह पे अगर कोई टाइल मिसिंग है या ज़रा सी चिप्ड है या उसमें क्रैक आया हुआ है, आप ये नोटिस करेंगे कि आपकी नज़र सिर्फ और सिर्फ वहीं पर जाती है। दैट शोज़ यू कि आप बुराई पे या नेगेटिविटी पे ज़्यादा फोकस्ड हैं। पर ऑन द अदर हैंड पूरी दीवार पे इतनी खूबसूरती है, समबडी हैज़ वर्कड रियली हार्ड टू मेक इट हैपन, वो चीज़ें हमारी नज़रों से ओझल हो जाती हैं। सो ये थोड़ी सी ट्रेनिंग लेता है, यानी आपको अपने जहन को बाकायदा ट्रेन करना पड़ेगा। इट्स लाइक अ मसल। जिस तरह हम जिम में जाके अपने बाइसेप्स को, अपने ट्राइसेप्स को ट्रेन करते हैं, लेग्स डे मनाते हैं एंड मेक श्योर दैट वी आर फिट, उसी तरह आपको अपने जहन को भी थोड़ा थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता इस ट्रेनिंग से गुजारना पड़ेगा। मैं तो कहती हूँ कि इस तरह की किसी भी नेगेटिव थॉट को कोई नाम दे दीजिए। कॉल इट एन एलिगेटर थॉट, कॉल इट अ बैटमैन थॉट, कोई ऐसी चीज़, जोकर थॉट, और इसमें आप इमेजिन कर लें कि आप नोटिस करना शुरू करें कि एवरी टाइम दैट थॉट अकर्स। एक और बड़ा कामयाब तरीका ये होता है कि घर में एक जार रख लीजिए। जब भी एक ही रिकरिंग थॉट, यानी मिसाल के तौर पे आपका किसी से झगड़ा हुआ है या आपकी अपनी अम्मी से बात नहीं हो रही है, आपकी सास से लड़ाई हो गई है, जब जब ये थॉट आपके जहन में आती है, उस जार में ज़रा एक आध सिक्का डालना शुरू कीजिए एंड जस्ट एट द एंड ऑफ द डे आप रियलाइज़ करेंगे, ये आपके अपने लिए एक रियलिटी चेक होगा कि एक नेगेटिव थॉट को आप कितनी दफ़ा सोचते हैं। वैसे तो कोई मुझे पलट के कहेगा सिद्रा हमें कुछ और सोचने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। जब जब हम न्यूज़ बुलेटिन देखते हैं बाय द आवर, कोई एक ही गलत खबर हमें बार बार याद कराई जा रही होती है एंड दैट इज़ द अनफॉर्चुनेट रियलिटी। कल हमने देखा कि सैकड़ों लोग जो मौलाना फजलुर रहमान साहब की इस मार्च का हिस्सा बने हुए हैं, वो इस्लामाबाद में खुले आसमान के नीचे उन्होंने रात गुजारी है। शदीद ठंड है और कहा यह जा रहा है, मैं रिपोर्ट्स में देख रही थी कि लोगों ने कहा जी उनका जोश और जज्बा बिल्कुल वैसा का वैसा ही है। सवाल ये पैदा होता है और मेरे जहन में यही सवाल आ रहा है कि एग्जैक्टली इनकी स्ट्रगल क्या है। अगर ये अपने लीडर के हामी हैं और वहाँ पे मौजूद भी हैं, क्या इनमें से किसी ने भी ये सोचने की जहमत की है कि ये इस्तीफ़ा किन बुनियादों पे मांग रहे हैं, और अगर इस्तीफ़ा मिल जाता है तो वो जो इनकी आर्ग्यूमेंट है इस्तीफ़ा लेने की, उस चीज़ में तब्दीली या बेहतरी कैसे आएगी। मिसाल के तौर पे अगर अंडरलाइंग हाइपोथेसिस ये है कि जी महंगाई बहुत है और मुल्क में हालात ख़राब हैं, गरीबों का ख्याल नहीं रखा जा रहा, आवाम की आवाज़ को सुना नहीं जा रहा, इस्तीफ़ा लेने के बाद व्हाट्स द नेक्स्ट स्टेप? क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप? अचानक से आपको लगता है कि आटे दाल की कीमतें कम हो जाएंगी, बेरोज़गारी ख़त्म हो जाएगी, बहुत सारे रोज़गार के मौके आ जाएंगे, ये कैसे होगा? अगर कोई मुझे ये समझा दे तो आई थिंक दैट इज़ द वे आई विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस मैटर बेटर। लेकिन इस वक्त लेते एक छोटा सा ब्रेक। इसके अलावा जी जो प्रोडक्टिव कंस्ट्रक्टिव काम पाकिस्तान में हो रहे हैं उस पर आपकी तवज्जो लेके आते हैं सो दैट यू मूव अवे फ्रॉम द नेगेटिविटी। आज का हमारा बिग डिस्कशन भी बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। इसके अलावा एक दफ़ा
फिर मुझसे बार बार लोग पूछ रहे हैं कि कराची की मास्टर क्लास जो मेरी कॉन्फिडेंस एंड पब्लिक स्पीकिंग की है वो किस तरह मुख्तलिफ है, ये मैं आपको बताऊंगी 10 बजे के बाद। मेरे साथ रहिएगा। राइट नाउ लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक, वील बी राइट बैक। एंड वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान, और यकीनन आज जो हमारी गुफ्तगू है वो ज़रा इंटरेस्टिंग है। हम सब जानते हैं कि रिसर्च एंड डेटा की बड़ी अहमियत होती है, और ख़ास तौर पे उन फील्ड्स के लिए जहां हमारा शायद जहन नहीं जाता, बट वी रियलाइज दैट देयर इज़ ऑफ कोर्स क्लाइमेटिक चेंज, देयर आर थिंग्स हैपनिंग। और आज अगर किसी भी सोसाइटी की, किसी भी मुल्क की आपने स्ट्रेंथ जाननी हो, जितना वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे काम कर सकते हैं, पैटर्न्स को समझ सकते हैं, डेटा कलेक्शन और एनालिसिस को बेहतर बना सकते हैं, that is going to be their true strength. और आज हमें ये बताते हुए आपको बहुत खुशी हो रही है कि पाकिस्तान नेवी has always been committed to the subject of hydrography, और हम आपको बताते चले कि अब एक state of the art नई शिप उनके फ्लीट में शामिल हुई है जो कि हाइड्रोग्राफिक सर्वेज एंड रिसर्च में बहुत ही मददगार साबित होगी। इसका नाम है जी PNS बहर मसा। It is equipped with the state of the art equipment to undertake hydrographic, oceanographic search and investigation surveys. होगा इसके बारे में हमें मजीद अप्राइज करने के लिए आज पाकिस्तान नेवी से कॉमोडोर खालिद साहब हमारे साथ मौजूद। वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। हाउ आर यू? I'm fine. बहुत बहुत मुबारक हो। दिस इज़ डेफिनेटली अ माइलस्टोन मोमेंट फॉर अस। सबसे पहले मुझे बताइएगा कि क्योंकि PNS बहर मसा इज़ गोइंग टू हेल्प अस इन हाइड्रोग्राफिक ओशनोग्राफिक सर्च, तो ये हाइड्रोग्राफी और हाइड्रोग्राफिक सर्च है क्या? हाइड्रोग्राफी को आप वर्ड को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। हाइड्रो मीन्स वाटर एंड ग्राफ मीन्स मेजरमेंट। सो हम मेजर कर रहे हैं पानी की गहराई। हम ये क्यों मेजर कर रहे हैं? हम इसलिए मेजर कर रहे हैं कि हम जो सेफ्टी ऑफ शिपिंग है उसको हम इंश्योर कर सकें, और सेफ्टी ऑफ शिपिंग हम इसलिए चाह रहे हैं कि दुनिया की 90% ट्रेड इस जो हो रही है वो सी के थ्रू हो रही है, और विदाउट हाइड्रोग्राफी वो ट्रेड नहीं हो सकती। ये बेसिक है। एंड व्हाट आर द लेटेस्ट फाइंडिंग्स? जिस तरह हमने कहा कि विद टाइम दिस सर्च इज़ गोइंग टू हेल्प अस। मुझे अच्छी तरह याद है कि तकरीबन एक दिहाई पहले हम जब एक नए पियर का एक तरह से इनॉग्रेशन था, तो कराची पोर्ट ट्रस्ट हैड एक्वायर्ड अ न्यू ड्रेजर। वही बात के जो डीप वाटर वेसल्स हैं वो आराम से आ सकें, पाक हो सकें। ये दोनों चीज़ें लिंक्ड हैं आपस में? ये एग्जैक्टली इस तरीके से लिंक नहीं है, लेकिन हाइड्रोग्राफी आपको बताती है कि डेप्थ क्या अवेलेबल है और कितनी मजीद करनी है एक पर्टिकुलर टाइप के शिप को हार्बर में लेकर आने के लिए। और ड्रेजिंग जो है वो साइंस है जिसके अंदर ड्रेजर उतनी डेप्थ जो ना वो करके देते हैं, देन अगेन वी गो और हम चेक करके बताते हैं कि वो डेप्थ अचीव हो गई है। नो इट इज़ सेफ कि आप उस तरह के शिप को हार्बर में। ओवर द इयर्स जिस तरह के आप पैटर्न्स देख रहे हैं, वी अंडरस्टैंड दैट द पाकिस्तान नेवी इज कमिटेड टू हाइड्रोग्राफिक सर्च। देयर इज अ डिपार्टमेंट इज वेल एस्टैब्लिश्ड ओवर देयर। इसका क्या क्या फंक्शन है एंड ओवर द इयर्स हमने क्या पैटर्न देखा है? इसको थोड़ा सा मैं इससे पहले एक और चीज़ कहना चाहूँगा कि हम क्यों ये काम कर रहे हैं जी। उसकी सबसे बड़ी रीज़न ये है कि पाकिस्तान ने चंद कन्वेंशंस के ऊपर यूनाइटेड नेशंस में साइन किए हैं। उन कन्वेंशंस के तहत ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है पाकिस्तान की कि पाकिस्तान का जो भी एरिया जो कि इस वक्त 2,90,000 किलोमीटर है, यानी पाकिस्तान की लैंड का 1/3 हिस्सा है, इस एरिया के सर्विस करके जो मैप बनाने हैं वो बनाना पाकिस्तान की जिम्मेदारी है। पाकिस्तान के बिहाफ के ऊपर पाकिस्तान ने भी हाइड्रोग्राफिक डिपार्टमेंट बेसिकली ये सर्विस भी कंडक्ट कर रहा है और ये मैप्स भी बना रहा है। ये तो बेसिकली कोर जॉब हो गया फॉर द पर्पस ऑफ सेफ्टी ऑफ वेसल। हाउएवर पहले जब काम ये होता था तो बड़े ही लो रेजोल्यूशन के ऊपर हाईली लेबोरियस होता था कि एक दफ़ा जाते थे बांस की मदद से या लकड़ी की मदद से डेप्थ ली, सितारों की मदद से पोजीशन ली, और पूरे दिन में फ्यू हंड्रेड्स जो है ना वो डाटा कलेक्शन पॉइंट हुआ करती थी और लेबरस था जी। टुडे टेक्नोलॉजी हैज मेड इट पॉसिबल कि हम सेंटीमीट्रिक एक्यूरेसी सी बेड की वो पिक कर सकते हैं और आप उसको 3D मॉडलिंग कर सकते हैं। जब ये हमारे पास डाटा आ गया तो अब यूजेस भी इसके बहुत सारे आ गए, जिसको हम अपनी डिस्कशन में आगे हम बिल्कुल लेके चलेंगे। एटलीस्ट आई विल ट्राई के सेलिएंट किस्म के यूजेस को मैं अपने नाज़रीन से जरूर शेयर करूं। प्लीज टू शेयर विद अस द फीचर्स, बिकॉज खास तौर पे जब बात की जाती है तो जहन में बड़ी शिप्स आती हैं। क्या इसका फ़ायदा, जिस तरह हम कहते हैं फिशरमैन कम्युनिटी, नोइंग द ग्रेडियंट, उसके बारे में भी हमें बताइएगा।
मैं चलें थोड़ा सा इसको यूँ कर लेता हूँ कि पहले हम इस शिप के अंदर जो स्टेट ऑफ द आर्ट इक्विपमेंट की बात की, हम उस पर बात कर लेते हैं। ये शिप बना चाइना में है, हाउएवर जो इसका सारा इक्विपमेंट है वो यूरोपियन और अमेरिकन है। जो इस वक्त वर्ल्ड में स्टेट ऑफ द आर्ट है, हमने वो इक्विपमेंट लिया है और उसको हमने इंटीग्रेट अपने लिहाज से उसको करके चाइनीज़ को दिया है कि जिसपे वो करें। उस सारे इक्विपमेंट को मैं 3 बेसिक कैटेगरीज में डिवाइड करूँगा और हर एक कैटेगरी से फिर मैं आपको ये जो एप्लीकेशंस हैं जो जिनका आपने जिक्र किया, मैं उसको साथ लिंकअप करूँगा। सबसे पहले हाइड्रोग्राफी है जिसका मेन पर्पस डेप्थ है। फिर ओशनोग्राफी है जो कि वाटर मास की अंडर द सी किस तरीके से पानी मूव होता है, वाटर की क्या क्वालिटी है और इसके अंदर न्यूट्रिएंट्स फिशिंग वगैरह के लिए कितने हैं, ये ओशनोग्राफी के उसमें आता है। फिर एक चीज़ है जियो फिजिकल, हमारे पास इक्विपमेंट इस शिप के ऊपर है जिसके अंदर आप सी बेड किस नेचर की और सी बेड के नीचे लेयर्स ग्राउंड की किस तरीके की हैं, ये चीज़ जो पर्पसेस के लिए इस्तेमाल होती है वो भी हम बात करते हैं। पहले हम बात करते हैं अगर मैं हाइड्रोग्राफी और ओशनोग्राफी को कंबाइन कर दूं सही, तो एक नया फील्ड बनता है, वो ओशन मॉडलिंग होता है। हम ओशन को मॉडल करते हैं। उस ओशन मॉडलिंग के बहुत सारे एप्लीकेशंस निकलती हैं जिसमें से मिसाल के तौर पर फिशिंग है। तो हम फिशिंग के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स फिशिंग को चाहिए होते हैं हम उनको ट्रैक करते हैं और उसके बारे में बता सकते हैं कि सीजनल चेंजेस उसमें किस तरह की आती हैं। हैज़र्ड असेसमेंट है, खुदा न खास्ता सुनामी या साइक्लोन आता है तो हमारे कोस्ट के कौन कौन ऐसे एरियाज़ हैं जो कि फ्लडेड हो सकते हैं एट अ पर्टिकुलर हाइट ऑफ अ वेव अगर वो आती है, ये स्टडीज़ हैं। पोर्ट्स एंड हार्बर्स, उनका जो बनना है उसके लिए जो फिजिबिलिटी स्टडीज़ हैं वो इसी ओशन मॉडलिंग के थ्रू बीच में होंगी। अच्छा, मुझे ये भी बताइएगा खालिद साहब कि नाउ देयर आर सो मेनी वास्ट ब्रांचेस टू दिस। बार बार एक बात कही जाती है कि वन ऑफ द वर्स्ट अफेक्टेड यानी वल्नरेबल कंट्रीज व्हेन इट कम्स टू क्लाइमेटिक चेंजेस पाकिस्तान, और उसमें ऑब्वियसली हमारा द अरेबियन सी और उससे एडजॉइनिंग हमारा कोस्टल एरिया की भी बार बार बात की जाती है। कुछ सर्वेज यहाँ तक कहते हैं कि जिस तरह ये सी लेवल्स राइज कर रहे हैं एक्स नंबर ऑफ ईयर्स पे प्रॉब्ली विल ऑल बी अंडर वाटर। तो इस वक्त जो मॉडलिंग और हाइड्रोग्राफिक और ओशनिक रिसर्चेस सर्वेज आपके पास मौजूद हैं, क्या ट्रेंड्स शो कर रहा है एंड हाउ आर वी रिएक्टिंग टू दिस पॉसिबल थ्रेट? अच्छा, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। सी वाटर राइज एंड लैंड सब्सिडेंस जी, ये दोनों चीज़ें हमारा जो एरिया है उसमें जो इंडस डेल्टा है दैट इज़ द मोस्ट इफेक्टेड एरिया बिकॉज जो वाटर सप्लाई है फ्रेश वाटर की वो हमने डैमिंग करके उसको बहुत ज़्यादा रेगुलेट कर दिया है, जिसकी वजह से काफ़ी सारी जो हमारी ज़मीन है डेल्टा की वो समंदर में जाना शुरू भी हुई और सी का पानी नीचे इंग्रेस कर गया है। उसकी वजह से जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं उस पर स्टडी करने के लिए 2014 में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने एक इनिशिएटिव लिया था और इस वक्त पाकिस्तान ने भी हाइड्रोग्राफिक डिपार्टमेंट एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी मिनिस्ट्री ऑफ साइंस के नीचे वी आर कोलैबोरेटिंग विद ईच अदर कि जिसके अंदर हम ये स्टडी करेंगे कि इसकी जो रीजंस हैं वो क्या हैं और रेमेडियल मेजर्स क्या हो सकते हैं। रिसेंटली वी हैड अ मीटिंग के हमने इसको किस तरीके से आगे लेके चलना, और कुछ चाइनीज़ के साथ भी हमने उनकी स्टडीज़ भी उनसे ली हैं। तो वी आर वर्किंग ऑन इट और इंशाल्लाह इसके ऊपर अबाउट 3 to 4 years में एक हमारे पास शेप ज़रूर आ जाएगी बेस्ड ऑन डाटा विच हैज़ बीन कलेक्टेड और उसके ऊपर रेमेडियल मेजर्स आएगा। इसमें स्पार्क को भी हमारे साथ इसमें अपना साहब 2 और सवालात करना चाहूँगी। हाल ही में हमने देखा कि जब वज़ीर आज़म पाकिस्तान का कराची विजिट था, ही स्पोक अबाउट द ब्लू इकोनॉमी। उन्होंने कहा कि पोर्ट्स एंड शिपिंग पे बहुत ज़्यादा फोकस है, जिसमें ऑब्वियसली हमारा कार्गो, हमारे शिपिंग पोर्ट्स का बहुत ज़्यादा फाल होना, प्रोडक्टिव होना, उस पर हाई ट्रैफिक होना और साथ साथ जो फ़िशिंग से रिलेटेड और चीज़ें हैं, मिसाल के तौर पर द फिशरीज़ एक्सेट्रा, उस पर बहुत फोकस है। वहाँ पर क्या काम हो and how is Pakistan Navy sort of supporting those initiatives? सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि various researches of the developed countries have shown कि आप ₹1 की अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं इस मेरीन साइंस में तो आपका हाइड्रोग्राफी में तो आपको ₹10 की रिटर्न मिलता है। तो 10 times the return। जी, ये डेवलप्ड कंट्रीज डेवलपमेंट हमें उस स्टेज के ऊपर आ रहा है। अब उसमें ये है कि हम कर रहे हैं ब्लू इकोनॉमी में ये जो आपकी पोर्ट्स है गवादर और मारा और पोर्ट कासिम, ये पाकिस्तान नेवी हाइड्रोग्राफिक डिपार्टमेंट की बेस डाटा के ऊपर ही डेवलप हुई है। सही। फ्यूचर में भी जो हमने इस शिप के ऊपर कैपेबिलिटीज़ ले रहे हैं, ये पोर्ट एंड हार्बर इंफ्रास्ट्रक्चर, इसके अलावा मेरी टाइम इंफ्रास्ट्रक्चर अलॉन्ग द कोस्ट जो है उसके लिए बेसिक स्टडीज़ के तौर के ऊपर आएगा।
जो एकेडमिया है पाकिस्तान के अंदर जो रेलेवेंट है, कराची यूनिवर्सिटी के 1-2 डिपार्टमेंट्स हैं, बहरिया यूनिवर्सिटी का जियोफिजिकल डिपार्टमेंट है, लसबेला यूनिवर्सिटी का मेरीन साइंस डिपार्टमेंट है वो, और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी है। इन सब के लिए इस शिप के ऊपर रिसर्च क्रूजेस की पॉसिबिलिटी मौजूद होगी और डाटा कलेक्शन की होगी जो कि बाद में रिसर्च में यूज़ हो सकेगी। अपार्ट फ्रॉम दैट इस शिप के ऊपर ऐसा भी इक्विपमेंट मौजूद है कि जो ऑयल एंड गैस की रिसर्च के लिए एक बेसिक डाटा प्रोवाइड करेगा। पाइपलाइंस जो हैं या इंटरनेट केबल्स जो आप आजकल अक्सर सुनती हैं कि वो इंटरनेट केबल डिस्टर्ब हो गया, वो जो उसकी लेइंग है, उसकी सर्विसिंग विदाउट दिस हाइड्रोग्राफी डाटा पॉसिबल नहीं है। उसमें भी ये चीज़ यूज़ होगी। और मुझे ये बताते हुए बड़ी खुशी है कि अंडर द विजन ऑफ द प्रेजेंट चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ वी हैव अरेंज्ड एन MOU विद चाइना जियोलॉजिकल सर्वे, जिसकी बेस के ऊपर हम सिस्टमेटिकली हमारे पूरा ईजी जो 2,90,000 किलोमीटर है कॉम्बिनेशन में, उसके अंदर सिस्टमेटिकली हम ऑयल एंड गैस की रिसर्च करवा रहे हैं। और जो लास्ट क्रूज हुआ है उसके अंदर ऑयल एंड गैस के अलावा एक और रिसोर्स है गैस हाइड्रेट जो कि फ्रोजन मीथेन है। उसके ऊपर हमने मकरान कोस्ट जो है उसके ऑफशोर में काम करवाया एंड वी हैव गॉट वेरी प्रॉमिसिंग एस्टिमेट्स ऑफ दैट, जो कि अभी प्रोसेसिंग के फॉर्म में इंशाल्लाह वी विल शेयर विद द नेशन सून। तो खालिद साहब, इट वुड बी वाइज टू से, इट वुड बी करेक्ट टू से कि जो ब्लू इकोनॉमी पे फोकस है उसमें ये ओशनोग्राफिक और हाइड्रोग्राफिक रिसर्चेस बड़ा ही पिवटल रोल प्ले करती हैं एंड दे ऑल टाई इन टुगेदर। एक चीज़ आपने यहाँ पे जिक्र किया है कि जिस तरह न्यूट्रिएंट्स की बात की जा रही थी कि फिशरीज व्हाट आर दे ईटिंग, द इकोसिस्टम ऑफ द सी इटसेल्फ, उसमें बड़ी तकलीफ के साथ हम ये कहते हैं कि पिछले 17 सालों से अनफिल्टर्ड अनप्रोसेस्ड जो हमारा इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर है वो हम तकरीबन जो नंबर्स बताए जाते हैं 5 करोड़ गैलन पर डे हम सी में डंप कर रहे हैं। इसकी वजह से क्या तब्दीली आई है? इज़ द हाइड्रोग्राफिक रिसर्च, ओशनियोग्राफिक रिसर्च ऑल्सो गोइंग टू गेज दैट? और हम जो ये पोल्यूशन बढ़ाते चले जा रहे हैं उस पर हम किस तरह काम कर सकते हैं? बिल्कुल, इसमें जो ओशनोग्राफी वाला इसमें वाटर सैम्पलिंग भी होती है जिसके अंदर हम वाटर की क्वालिटी को मॉनिटर करते हैं। इसमें हम कोलैबोरेट कर रहे हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी के साथ। कराची हार्बर में ये फर्स्ट हमारा एक प्रोसेस ज़रूर चलेगा। ये जो आपने नंबर बताया है कि इतनी पॉल्यूटेंट जा रहा है, उसमें कुछ जगह के ऊपर फिल्ट्रेशन का एक सिस्टम लगाया है। हम ये देखना चाह रहे हैं कि उसके बाद क्या चेंजेस आई। बट आई रियली टेल यू वन थिंग, जितना टाइम हम नेचर को ख़राब करने में लगाते हैं, कवर करने में हमें ये जहन में ज़रूर रखना चाहिए कि अप्रॉक्सीमेटली उतना ही टाइम लगेगा उसको वापस बिल्कुल करेक्टिव मेजर में। लेकिन खालिद साहब, ये तो ऑनगोइंग हमारा डिलेमा है ना, पिछले 17 साल से हो रहा है, 1 साल से अगर इस पे बात भी हो रही है सो वी हैवंट बीन एबल टू स्टॉप इट, बट इंशाल्लाह ताला वी होप दैट दीज ओशनियोग्राफिक हाइड्रोग्राफिक रिसर्चेस एंड देयर फाइंडिंग्स आर गोइंग टू बी एन आई ओपनर। जहाँ ये हमारे प्रोज को मजीद स्ट्रेंथन करती हैं, वहाँ जो चीज़ें हम गलत कर रहे हैं उसकी रोकथाम में भी आई थिंक दीज फैक्ट्स एंड फिगर्स are going to be that alarming wake-up call that we need. Thank you very much for being here. Once again, looking forward to getting more researches and updates about the PNS Beher Massa, जो कि पाकिस्तान नेवी की फ्लीट में एक नया एडिशन है and is going to go a long way in conducting the oceanographic and the hydrographic researches and data finding. Thank you very much. इसी के साथ बढ़ते हैं हम एक छोटे से ब्रेक की तरफ. We'll be right back. एंड वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान और अब आपके लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त मैं रिसर्च शेयर कर रही हूँ। आज मुझे लग रहा है मेरा डेटा एंड रिसर्च का डे। इससे पहले हम हाइड्रोग्राफिक रिसर्च की बात कर रहे थे, बट दिस वन हैज़ अ लॉट ऑफ इम्पोर्टेंस। देखिए, इस बात में हम सब एक बड़ा फ़ख्र महसूस करते हैं कि पाकिस्तानीज़ नॉट जस्ट लिविंग इन पाकिस्तान बट ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ एज वेल, वी आर अ वेरी फिलैंथ्रोपिक नेशन, वी आर अ वेरी कंपैशनेट सोसाइटी। हम दूसरों की मदद करने को अपनी अव्वलीन प्रायोरिटी समझते हैं और हाल ही में हमने देखा द सेंटर ऑफ फिलैंथ्रोपी एंड द ब्रिटिश काउंसिल दे केम टुगेदर टू स्टडी दीज ट्रेंड्स। जिस तरह के हम जानते हैं कि पाकिस्तानीज लिविंग इन यूके आर द सेकंड लार्जेस्ट माइनॉरिटी व्हेन इट कम्स टू द एथनिक ओरिजिन्स ऑफ देम। तो जो पाकिस्तानी यूके में मुकीम हैं उनके बारे में ये रिसर्च की गई कि उनके गिविंग ट्रेंड्स क्या हैं। अगर वो किसी कॉज को, किसी इनिशिएटिव को, किसी फलाही काम को सपोर्ट करते हैं तो एज अ कम्युनिटी हमारी तरजीहात क्या हैं, हमारे उसमें नंबर्स क्या नज़र आ रहे हैं।
इसी के हवाले से बात करने के लिए आज हमारे साथ हमारे इस्लामाबाद स्टूडियो से शामिल हो रहे हैं डॉक्टर शाजिया मकसूद हमारे साथ हैं, हु इज रिप्रेजेंटिंग द पाकिस्तान सेंटर ऑफ फिलैंथ्रोपी, और आप ही के साथ तशरीफ रखती हैं डॉक्टर मरियम रब, हु इज अ पार्ट ऑफ द ब्रिटिश काउंसिल एंड शी हैज बिन पिवटल इन पुटिंग दिस पार्टनरशिप टुगेदर फॉर दिस रिसर्च। सो थैंक यू वेरी मच लेडीज फॉर बीइंग हियर। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा। सबसे पहले शाजिया साहिबा, अगर मैं आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करूँ, हम इस बात पर फ़ख्र महसूस करते हैं कि पाकिस्तान इज़ वेरी कंपैशनेट। ये जो रिसर्च आपके सामने आई है और मुझे ये बताया जा रहा है कि 2 रोज़ के बाद इस रिपोर्ट की बाकायदा लॉन्च वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के थ्रू होगी एंड ही इज़ गोइंग टू अनाउंस दिस। मुझे ये बताइएगा कि व्हाट हैज़ बीन द फोकस ऑफ दिस रिसर्च। Sidra, thank you so much. It's a pleasure to be with you again. And आप सेंटर के काम को बड़ी अच्छी तरह जानती हैं। पाकिस्तान सेंटर फॉर फिलैंथ्रोपी की ये कोशिश रही है कि वो फिलैंथ्रोपी के डिफरेंट एस्पेक्ट्स और उसके डिफरेंट वेरिएशंस और ट्रेंड्स के ऊपर कोई ना कोई रिसर्च करे। सही। हमने 2005 में सबसे पहले अमेरिका में जो मुकीम पाकिस्तानी डायस्पोरा है उसके ऊपर भी रिसर्च की थी, और उसमें भी बड़ी इंटरेस्टिंग फाइंडिंग्स ये थी कि पाकिस्तानी बड़े जनरस हैं और बहुत पैसा देते हैं और अपने खैरात और अतियात ख़ास करके पाकिस्तान में लोगों के लिए देते हैं और कसीर मिकदार में देते हैं। उस वक्त हमारे पास जो नंबर आया था वो $250 मिलियन आया था, जो कि कैश और काइंड में था। इसके अलावा जब हमने टाइम वॉलंटियर को देखा तो पता लगा कि ये अमाउंट बढ़ के $1 बिलियन 2005 में हो जाता है। सही। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग फाइंडिंग उस रिसर्च की ये थी कि पाकिस्तानियों को इतनी सहूलतें मैसर नहीं है कि वो आसानी से अपने पैसे मुख्तलिफ चैरिटीज़ को, मुख्तलिफ इदारों को जो फलाही काम कर रहे हैं उनको पहुंचा सकें। बिल्कुल। 2005 से लेकर अब तक हमारी ये काविश थी और कोशिश भी थी और इरादा भी था कि हम यूके में, जहाँ पे पाकिस्तान की सबसे बड़ी डायस्पोरा कम्युनिटी है, तकरीबन 1.5 मिलियन पाकिस्तानी मुख्तलिफ यूके के हिस्सों में रहते हैं, कि हम देखें वो क्या देते हैं और किस तरह देते हैं, कहाँ देते हैं और अमाउंट और वॉल्यूम क्या है। तो ये हमने स्टडी अभी मुकम्मल की है। इसमें हमारे पास हमारे साथ जो शरीक थे और हमारे जो पार्टनर थे वो ब्रिटिश काउंसिल थी। मैं आप सबको इस चैनल के तवज्जुह से इनवाइट करना चाहूँगी कि 7 तारीख को स्टडी की लॉन्च है। सदर अलवी साहब ने कंफर्म किया है कि वो आएंगे। So, Sidra, please do join us. Thank you so much, डॉक्टर शाजिया। डॉक्टर मरियम, आपसे बात करना चाहूँगी। एक कंसर्न जो अक्सर लोग कहते हैं कि जब आप जिस मुल्क में होते हैं, ऑब्वियसली आपके इर्द गिर्द भी बहुत सारे कॉजेज, इनिशिएटिव्स, क्रेडिबल इंस्टीट्यूशंस होती हैं। तो जो ट्रेंड्स इस रिपोर्ट में सामने आए हैं उसमें पाकिस्तान बेस्ड इनिशिएटिव्स वर्सेस अगर यूके में जो ऑलरेडी इनिशिएटिव्स हैं उसमें दोनों में कंट्रीब्यूट करने का ट्रेंड हमारे सामने क्या आता है? थैंक यू वेरी मच सिद्रा। आई थिंक ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टडी है, और जब लोग इसे मुकम्मल तौर पे पढ़ेंगे और ये ऑनलाइन अवेलेबल होगी हमारी वेबसाइट्स पे, तो वो देखेंगे कि इसमें जो कुछ सम ऑफ द स्टेटिस्टिक्स जो मैं आपसे इस वक्त शेयर कर सकती हूँ, कि एक तो ये बात बहुत क्लियर है कि जो लोग पाकिस्तान में इन्वेस्ट करते हैं वो या स्कूलों में करते हैं या अस्पतालों में करते हैं या मसाजिद में करते हैं। सही। और 56% लोग जो हमने सैंपल जिनकी परसेप्शंस हम देख रहे थे उसमें से 56% लोगों ने कहा कि वो माली मदद करना चाहते हैं। बट जैसे शाजिया ने बताया कि उनमें बहुत से लोग अपना वक्त देते हैं वॉलंटियरिंग के लिए और बहुत से लोग काइंड में भी मदद करना चाहते हैं। बट जो ट्रेंड सामने आते हैं उनमें से 31% लोग सिर्फ दूसरों की मदद करना चाहते हैं, जिसमें पाकिस्तान और बाकी मुस्लिम ममालिक भी शामिल हैं। सो वो लोगों की मदद करना चाहते हैं डिज़ास्टर फोकस्ड। अगर पाकिस्तान में सैलाब आए हैं तो वो फोकस पाकिस्तान की तरफ होगा, अगर शाम में मसाइल हैं तो वो फोकस उधर होगा। उसके बाद तकरीबन 22% लोग जो हैं वो मजहबी फोकस के साथ चैरिटी देते हैं, जिसका मतलब है कि वो अपनी ज़कात, खैरात और कुर्बानी उस चैनल में करते हैं। 17% लोग ऐसे थे इस सैंपल में से, जो कि अगर हम टोटल करें तो काफ़ी बड़ा टोटल बनता है, बट 17% लोग ऐसे थे जो अपनी ही कम्युनिटी में वापस देना चाहते हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ब्रिटिश पाकिस्तानीज़ की कि वो पाकिस्तान को भी अपना मुल्क समझते हैं और यूके को भी अपना मुल्क समझते हैं, और जब वो कम्युनिटी का लफ्ज़ इस्तेमाल करते तो वो पाकिस्तान और यूके दोनों की बात कर रहे थे। लेकिन
तकरीबन 30% लोग ऐसे थे जिन्होंने कहा कि वो पाकिस्तान की तरक्याती कामों में कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं और उसके अलावा वो अपने खानदान वालों और अपने दोस्तों की मदद करना चाहते हैं। सही। तो वो और वो चैरिटी बिगिंस एट होम जो कहा जाता है। बिल्कुल जी। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि शाजिया ने जिक्र किया यूएस की डायस्पोरा पॉपुलेशन, जो पॉपुलेशन 1960s में यूके गई थी, उसका जो पैटर्न था वो बिल्कुल फर्क था। वो हमारी वर्क फोर्स थी जो कि वहां जाके जिन्होंने काम किया वो डॉक्टर्स और इंजीनियर्स कम और बाकी टेक्निकल वर्क फोर्स थी। तो उसको देखते हुए अगर आप देखें तो उनकी देने का जो लेवल था वो उस वक्त भी 60s में जब वो थोड़ा कमा रहे थे तब भी था और अब भी है। जो कि आपने जो बात की कि पाकिस्तानी एज अ नेशन, एज अ कॉम इसको कंट्रीब्यूट करते हैं, आई थिंक वो इसको फर्दर रीइटरेट करता है इस बात। अच्छा, बड़ी इंटरेस्टिंग आपने इसमें कुछ शेयर हमारे साथ चीजें की, जैसे आपने कहा कि मसाजिद में लोग कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, हेल्थ इनिशिएटिव्स में करना चाहते हैं और एजुकेशन इनिशिएटिव्स में करना चाहते हैं। मैं आपसे पूछना चाहूंगी डॉक्टर शाजिया कि इस तरह के जो आप फोरम्स अरेंज करते हैं वे वी ट्राई टू असेस कि इस जेनरोसिटी की, इस कंट्रीब्यूशन के पीछे मोटिवेशंस क्या हैं, इसको हम मजीद आसान उनके लिए कैसे बना सकते हैं। मैं एक ट्रेंड देखती हूँ कि दुनिया के वो ममालिक जो इस तरह की सपोर्ट या लोगों में ये जज्बा उजागर कर पाते हैं, हम उसमें एक कॉमन थ्रेड ये देखते हैं कि सीइंग इज बिलीविंग। सो आई वांट टू आस्क यू, जिस तरह लोग बहुत ज़्यादा इसी तरह के इनिशिएटिव्स को, जिनसे फिर उनका एक अपना एक इमोशनल लगाव, एक दिली लगाव भी हो जाता है। अफ्रीका बहुत सारे यंगस्टर्स जाते हैं, नॉट जस्ट पाकिस्तानीज बट पीपल हु आर फ्रॉम यूरोप, फ्रॉम अमेरिका, एंड दे एक्चुअली वांट टू हेल्प आउट। अब आप क्या समझती हैं कि इन लोगों को फॉर दैट दैट टाइम इन्वेस्टमेंट कि वो खुद वॉलंटियर करके आए, उसके लिए हम लैंडस्केप को कैसे बेहतर कर सकते हैं? अच्छा, बड़ी इंटरेस्टिंग आपने बात की सिद्रा, क्योंकि स्टडी की जो अभी हमने मुकम्मल की है जी, उसमें एक बड़ी इम्पॉर्टेंट फाइंडिंग ये सामने आती है और स्टडी रिकमेंड भी कर रही है कि जो हमारी पाकिस्तानी डायस्पोरा है उनको ज़्यादा हमें एक्सपोजर विजिट्स देने चाहिए, ट्रिप्स देने चाहिए, सो दैट दे कम टू पाकिस्तान और यहाँ पे मुख्तलिफ चैरिटीज़ के साथ या मुख्तलिफ वेलफेयर के इदारों के साथ वो अपना वक्त टाइम वॉलंटियर कर सकते हैं और देख सकते हैं कि वो कैश एंड काइंड के अलावा अपनी स्किल सेट जो कि उन्होंने यूके में एक्वायर किया है वो पाकिस्तान में कैसे उसको शेयर कर सकते हैं लोगों के साथ, या लोगों की कैपेसिटीज कैसे बिल्ड कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ मैं समझती हूँ कि एक चीज़ जो कि पाकिस्तान को और डायस्पोरा को कनेक्ट करना ऑनलाइन, क्योंकि अब टेक्नोलॉजीज का ज़माना है, यू नो, ई कॉमर्स जो है वो इट्स फ्लरिशिंग एवरीवेयर, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में अभी तक हमने कोई ऐसा डिजिटल प्लेटफॉर्म नहीं बनाया जहाँ पे हम बाहर रहने वाले लोगों को बड़े एक ट्रांसपेरेंट और अकाउंटेबल तरीके से चॉइसेस दे सकें कि भाई ये वो चैरिटीज हैं जो ट्रस्टवर्दी हैं, क्रेडिबल हैं, जिनको आप बाहर से बैठ के बात सही कह रही हैं डॉक्टर शाजिया। इनफैक्ट टेकिंग इट अ स्टेप फॉरवर्ड एंड वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट लार्ज कंट्रीब्यूशंस ओनली, यानी आप इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर अगर दुनिया भर में देखते हैं तो आपको नजर आता है कि माइक्रो कंट्रीब्यूशंस, लाइक अगर यूके में बैठा हुआ एक शख्स किसी एक कॉज पे बहुत अपने आप को यू नो मूव्ड फील करता है एंड ही फील्स वेरी पैशनेट अबाउट दैट, दे शुड बी सिटिंग एट देयर होम मेकिंग इट सो ईजी कि वाया एन ऐप या फिर किसी और सर्विस के थ्रू, ई कॉमर्स के थ्रू, दे शुड बी एबल to contribute maybe £5. If that we can facilitate, that's going to, you know, जिस तरह कहते हैं कि कतरा कतरा समंदर बनता है and it will go a long way. लेकिन coming back to the in-kind thing, आप क्या समझते हैं डॉक्टर मरियम, because British Council I know takes a lot of initiatives जिसमें लोगों को visit कराते हैं, can there be like a volunteer program initiated allowing people who live in UK जो आके यहाँ पे charities के साथ या at least get like a, you know, maybe spend a week or 2 weeks over here and visit these initiatives? थैंक यू वेरी मच सिद्रा। आई थिंक ये ब्रिटिश काउंसिल के मैंडेट से और उनके ऑब्जेक्टिव से बहुत इन लाइन एक कॉज है और इस वक्त ब्रिटिश काउंसिल यूके में एक पिछले 3-3.5 सालों से एक प्रोग्राम रन कर रहा है जिसका नाम पाकिस्तानी डायस्पोरा लीडर्स प्रोग्राम है। ये कैपेसिटी बिल्डिंग का प्रोग्राम है जो कि हम पाकिस्तानी डायस्पोरा इमर्जिंग लीडर्स को ट्रेन करते हैं दैट इस कल्चरल इंटेलिजेंस में, ताकि वो पाकिस्तान आके वॉलंटरली काम कर सके। हमारे पास इस वक्त 110 से ज़्यादा अलमनाए हैं इस प्रोग्राम की और हम इस प्रोग्राम की बढ़ती हुई मकबूलियत को देखते हुए
ये करना चाहते हैं कि हम इसको नौजवानों के लिए भी मुतारिफ कराएं, और हम इसकी तरफ मतलब ब्रिटिश काउंसिल पाकिस्तान इसके लिए काम कर रहा है, और हम ये उम्मीद रखते हैं कि जो शाजिया ने कहा ये बहुत स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशंस थी, वहाँ के लोग भी चाहते हैं कि उनकी नौजवान जो हैं वो पाकिस्तान को आकर देखें एक नए लेंस से, एक नया पाकिस्तान देखें। And I think Mariam और शाजिया, the most important thing is about reconnecting to the youth। देखें जो वालिदैन या जो लोग 1960 की दिहाई में या फिर 70 की दिहाई में पाकिस्तान छोड़कर अगर यूके में, अमेरिका में, यूरोप में जा बसे हैं, now it is their second generation, they have very strong roots in UK which we are very proud of, but at the same time वो जो पाकिस्तान से कनेक्शन है, अगर हमने उसको बहाल नहीं किया, उस पर हमने मेहनत नहीं की, तो probably one generation, two generations down the line we are going to miss it altogether। So I think it goes, इसके बड़े multifaceted इसके impacts निकलते हैं। आप क्या कहेंगी? Any the last words, Dr. Shazia, कि how excited are you about the launch 2 days from now? जी, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगी सिद्रा, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि देखिए आजकल का ज़माना इट्स अ नॉलेज इकोनॉमी, नॉलेज शेयरिंग सबसे इम्पोर्टेंट, स्किल्स शेयरिंग सबसे इम्पोर्टेंट बात है। एंड आई एम श्योर कि जो हमारा यूथ यूके में है उनका जो स्किल सेट है, दे कैन वेरी पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट बाय कनेक्टिंग टू द यूथ हियर इन पाकिस्तान। ट्रू। एंड वी आर वेरी एक्साइटेड एंड आई थिंक इट्स क्रॉस कटिंग research and I think बहुत शुक्रिया डॉक्टर शाजिया, डॉक्टर मरियम। I would like to once again congratulate both Council and the Pakistan Center of Philanthropy for undertaking this this very timely research। इसकी findings के बारे में हम बहुत excited हैं। 7 नवंबर को जिस तरह के कहा जा रहा है this will be launched and the President of Pakistan will be there, और फिर इसकी जो findings हैं वो online भी सब लोगों के लिए available होंगी। इसी के साथ हम लेते हैं एक छोटा सा break। We are going to be right back। Keep watching आज पाकिस्तान। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान, और बाकी चीज़ों का तो पता नहीं, लेकिन अगर लोग अनप्रोफेशनली हैंडल करते हैं चीज़ों को तो उसकी वजह से स्ट्रेस यकीनन इतना बढ़ सकता है कि आपके लिए कोई एंटी एजिंग क्रीम काम नहीं करेगी। आज का हमारा मौजू यही है कि किन चीज़ों की वजह से हमारी उम्र ज़्यादा लगने लगती है हमारी वक्त से पहले, और इसमें अपनी जिम्मेदारी का एहसास करना बहुत अहम है। और जब चीज़ें बिल्कुल हाथ से निकलने लगें तो आई थिंक आपको थोड़ा सा चीज़ों को देखना ही पड़ता है। आज के मौजू में सबसे पहले ये बात कहना चाहेंगे कि हमारे कल्चर का हिस्सा है कि हम दराज़ी उम्र की दुआ देते हैं दूसरे को, लेकिन ऑन दी अदर हैंड बढ़ती उम्र से हम परेशान भी हो जाते हैं। आप अभी नीचे लिखे हुए देख रहे होंगे बहुत सारी बातें जिसका आज के मौजू से कोई ताल्लुक नहीं है। आज हम यकीनन आपको ये नहीं बताने लगे कि चेहरे की शादाबी कैसे बढ़ाई जाए, रौनक वापस कैसे लेके आए। हमारा इशू ये है कि एजिज्म या बढ़ती हुई उम्र हमारे लिए बायस फिक्र क्यों बनती है, क्या वजह है कि क्या हम किसी ना किसी जाविये से इसको कंपेयर कर रहे होते हैं। हमने खुद ही अपने जहन में ये लिख लिया होता है कि फलानी एज तक हमें ये काम कर लेना है, एक चेक लिस्ट है हमारे जहन में। इस उम्र तक हम प्रोफेशनली स्टेबल हो जाएं, इस उम्र तक अपने आप को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट कर लें, इस उम्र में शादी और बच्चे और इन जिम्मेदारियों से फारिग हो जाएं। लेकिन अगर ये माशरे के बनाए हुए टाइम लाइन पर हम नहीं चलते तो क्या फिर हमें अपनी उम्र ज़्यादा या कम लगने लगती है। इस पर हम बात करेंगे। आज हमारे पास एक ज़बरदस्त पैनल है टू डिस्कस दिस। सबसे पहले जी माय वेरी डियर फ्रेंड हो, जो कि अभी कुछ अरसे से अलील भी थी और आपने हमें उनको हमारी स्क्रीन पे नहीं देखा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने इनको शिफा याब किया है। डेंगू फीवर, हम बार बार आपसे कहते हैं ज़रा अपने आप को संभाल कर रखना चाहिए, तो इनको भी शी एक्वायर्ड डेंगू, अल्हम्दुलिल्लाह शी इज़ वेल नाउ। हमारे साथ मौजूद हैं माहिर नफ्सियात हैं हिना। अस्सलाम वालेकुम हिना, क्या हाल चाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक जी, बहुत शुक्रिया। आप ही के साथ तशरीफ रखती हैं डॉक्टर शगुफ्ता। ऑफ कोर्स डर्मा का इसमें एक एलिमेंट बनता है, क्योंकि ओनली फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ साइकोलॉजी अगेन कि लोग कितने एक्सट्रीम मेजर्स लेने के लिए भी तैयार हैं सिर्फ और सिर्फ अपने आप को उम्र में कम दिखाने के लिए। सो थैंक यू शगुफ्ता फॉर बीइंग हियर। लास्ट में डेफिनेटली है ऑन दी अदर साइड, यानी एक पॉइंट सबकी एज में आता है, पहले आप जरा खुशी खुशी अपनी उम्र बता रहे होते हैं और थोड़े अरसे के बाद जरा आप छुपाना शुरू कर देते हैं, और इसका असर घरानों के मिलने और शादी ब्याह के मामलात और दूसरे रिलेटेड मामलात पे कैसे पड़ता है। हमारे पास मौजूद है द वेरी फेमस मैच मेकर ऑफ कोर्स शाजिया रहमान साहिबा। अस्सलाम वालेकुम शाजिया, हमने पहले भी जो लास्ट मेरे ख्याल में काफ़ी अरसा हो गया पहले, लेकिन गुफ्तगू यही की थी कि हम एक दूसरे को ना एक्सपायरी डेट की तरह देखते हैं कि इस एज के बाद मसला होता है। आपके ख्याल में जो आप नोटिस करती हैं आजकल ख़वातीन को, किस एज के बाद
वो अपनी एज बताते हुए कतराती हैं? डिपेंड करता है कि वो किस क्लास को बिलोंग करती हैं। अच्छा, कुछ क्लासेस के भी इसमें डिफरेंसेस या डिस्क्रिमिनेशन आ जाते हैं। बहुत सारे लोग ये होते हैं कि अगर वो बहुत एक ऐसी क्लास में बिलोंग कर रहे हैं जहाँ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता उनको कि उन्होंने शादी की है नहीं की है, इफ़ दे आर वर्किंग तो वो 40s के बाद भी नहीं झिझकते, क्योंकि वो मज़ीद पॉलिश्ड हो जाते हैं, ग्रूम्ड हो जाते हैं, मेंटेन हो जाते हैं। थोड़ा सा एक ऐसा तबका जो बहुत ज़्यादा जिसका एक्सपोजर नहीं होता, उस क्लास में आप कह सकते हैं कि 30s के बाद थोड़ा सा लोग अपनी एज पे आके रुक जाते हैं या ऐसा। ये मर्द हजरात पे भी मर्द हजरात पे अब ज्यादा हो गया पिछले 10-15 साल हाँ। में, अदरवाइज ये नहीं था। मर्द तो बहुत आराम से अपनी अच्छा, वैसे मैंने एक चीज थे। नोट की है और डॉक्टर ना यू विल करेक्ट मी इन दिस कि ख़वातीन अगर मिसाल के तौर पे 25-26 को क्रॉस करती हैं तो वो बजाय इसके कि 25-26 कहें, उनको लगभग 30 फ़ौरन कहा जाने लग जाता है। और मर्द हजरात अपना एक एक दिन एक एक महीना गिनते हैं और उसमें ये नहीं होता अगर फॉर एग्जांपल 45 के होने से अभी 6 महीने भी पहले तो अपने आप को 44 ही कह रहे होते हैं। ये जो हमारा ये फॉर मी ये हमें पॉइंट आउट कर रहा है हमारी मेंटालिटी की तरफ, यानी ऑटोमेटिकली आप अपने आप को आपने अपने ऊपर तारी कर ली है, आप अपने आप को एक सर्टन डब्बे में ऑलरेडी डाल चुके हैं। इज दैट व्हाट इज हैपनिंग? यस, बिल्कुल ऐसा ही है। ये जो फीमेल और मेल की एज का कंपैरिजन है, आप अगर नोट करेंगे तो ये वो कल्चरल बिलीव्स हैं जिनकी पैमाने पे लोगों और स्पेशली फीमेल्स अपने आप को जज करती हैं। अगर आपने बहुत शुरू से ही, हम अपने बचपन से भी सुनते आ रहे हैं कि ये जो शादी की उम्र है, ठीक है, अच्छे रिश्तों की उम्र है 20-25 साल, उसके बाद से जो फीमेल होती है तो उसका डिक्लाइन शुरू हो जाता है और देयर आर सो मेनी थ्योरीज। यानी मुझे इसकी में वैसे डबल एज सॉर्ट की बात करनी चाहिए। अगर आप कहते हैं कि 25 साल की उम्र के बाद अच्छे रिश्ते नहीं मिलते तो ऑटोमेटिकली वो जो आने वाले लोग हैं आप उनको भी बुरा कह रहे हैं। एंड आई डोंट नो पीपल डोंट रियलाइज दैट। शादी क्या कह रहे हैं? ऐसे ही होता है क्योंकि ये मेजरमेंट्स हमने ही बनाए हुए हैं। हाँ। अगर मैं किसी को ये कह रही हूँ कि लड़की 25 का बता रही है और वो 28 की तो होगी, तो दूसरी तरफ मैं अपनी चीज को भी फिर मैं कह रही हूँ कि अगर मैं अपनी एज जो बता रही हूँ वो भी कहीं ना कहीं कम बता रही हूँ। हाँ। एक बात तो ये है। दूसरी बात यह है कि अगर हम 30 बोल रहे हैं तो उसके लिए अगर आप लड़की का डिफरेंस 4 साल का है तो वो फिर आप ऑटोमेटिकली लड़की वाले ये सोचते हैं कि जी 35 बताया है, 8 साल का डिफरेंस बन रहा है, लेकिन वो होगा कहीं 38 का। हाँ। तो हर एक ने ये एक मेजरमेंट लगाई हुई है कि इसने झूठ बोला होगा, मैं तो बिल्कुल सच बता रहा हूँ, मेरे बच्चे का तो जी आप आईडी कार्ड देख लें, लेकिन इन्होंने तो छुपाई होगी। तो ये चीजें रिश्तों में तो आपको पता है सबसे ज्यादा काउंट होती है और लोग इसकी वजह से नुकसान में भी रहते हैं। जब आप शनाख्ती कार्ड दिखाते हैं तब तो पोल खुल जाती है, लेकिन ये निकाह के टाइम पे होता है। ये भी उनके साथ हो सकता है सिद्रा, जो जिन्होंने वाकई में शनाख्ती कार्ड वाली भी जो उम्र है वो सही लिखवाई हो। ये भी आप यानी ऑल्ट्रेशन अच्छा, की हद अगर देखें, हाँ। यानी इसको अगर कंसीडर किया जाए कि ये कितना बड़ा, जिसे आप कहते हैं ना कि एक सेल्फ की हवाले से आप यानी पुअर आपका इमेज है कि आप हर जगह यानी बच्चे की एडमिशन से लेके स्कूल में, यानी यहाँ तक से आप पेरेंट सोचना शुरू करते हैं कि 1 साल 2 साल पीछे उम्र लिखवाई जाती है सो दैट कि उससे आगे चलते चलते शनाख्ती कार्ड बनेगा तो फिर शनाख्ती कार्ड में जो आ जाएगी तो फिर वो फॉर ऑल ओवर लाइफ होगी। तो इस वजह से लोग खुद करते हैं ये, ठीक है। किस वजह से? ये मिस्टेक्स होती नहीं, डिलिबरेटली किया जाता है स्पेशली, और इसी चीज को, इस कल्चरल बिलीफ को काउंटर करने के लिए कि मुझे छोटा नजर आना है, अदरवाइज मुझे तो वैसे ही झूठा ही समझा जाना है, तो ओके फाइन मैं कर लेती हूँ, ठीक है। तो लोग एक दूसरे पे इसीलिए डाउट करते हैं। आप अच्छा, इसमें एक और चीज अगर एंगल कॉस्मेटिकली इसमें ऐड किया जाए, डॉक्टर शगुफ्ता, आपके इर्द गिर्द हाउ फार आर पीपल विलिंग टू गो इन ऑर्डर टू लुक यंग? आजकल तो मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा एडवांसमेंट्स ही आपको पता है कि एस्थेटिक्स में और कॉस्मेटोलॉजी में हो रही हैं, तो ज़ाहिर है कि लोगों की नीड है और लोग इस तरफ जा रहे हैं, तो ये ज़्यादा चीज़ें हमारे पास डिफरेंट प्रोसीजर्स और डिफरेंट टेक्निक्स जो हैं वो आती जा रही हैं। सही। अगर लोग नहीं जाएंगे, अगर पहले ही किसी चीज़ पे लोग स्टॉप कर देंगे तो आगे फिर कोई क्यों जो है आगे उस चीज़ को बढ़ाएगा। लेकिन आपको लगता है कि ये एक अच्छा ट्रेंड है? लाइक पहले हम देखते थे कि लड़की बहुत
अट्रैक्टिव है, खूबसूरत है, अपना ख्याल रख रही है टिल शी इज़ गॉटन मैरिड, और फिर जब उसके बच्चे हो गए तो सडनली यू सी कि उन्होंने अपने ऊपर, यानी हमारी अम्मियाँ जब उनका वेट ज़्यादा होता था और उनको कहें कि वज़न कम करे तो कहती अम्मी को अम्मी दिखना चाहिए, ये एक बड़ा फिनोमेना होता था। और आज के मुझे लगता है कि एवरी मदर इज़ विलिंग टू गो बैक, कि लोग पहचाने ही ना और लोग कहें कि अभी तो आपके बच्चे हो गए, बात है आप बड़ी बहन है या आप बड़ी बहन लग रही हैं, अब वो वाला कॉन्सेप्ट नहीं रहा है बिल्कुल भी। क्योंकि अब आप भी देख रहे हैं कि नॉर्मली जो लोग हैं अगर 50-50 साल की भी हैं अगर फीमेल्स, तो आपको नहीं लगती कि वो 50 इयर्स की हैं। हाँ। क्योंकि वो जाहिर है अपनी, देखिए सिर्फ कॉस्मेटिकली बात नहीं करेंगे, आपकी ओवरऑल मेंटेन करना भी मैटर करता है, आपकी फिटनेस भी मैटर करती है, स्टेट ऑफ माइंड, स्टेट ऑफ माइंड बिल्कुल जी, कि आप कितना हेल्दी हैं इनसाइड। सिर्फ हम सिर्फ फेस की बात नहीं करते कि सिर्फ फेस की बात करें। बट कैन यू ऑलमोस्ट एज अ डॉक्टर टेल कि जब ये कंसर्न कि जी मैंने अच्छा दिखना है ऑब्सेशन की हद क्रॉस कर रहा है, आप क्या किसी पेशेंट में बता सकती हैं कि आप किसी को देखें और आप कहें कि अच्छी भली हैं, बहुत खूबसूरत हैं, वेल मेंटेन्ड हैं, बट शी इज़ इंसिस्टिंग, यानी एक होता है ना अपने आप को बिल्कुल माइक्रोस्कोप के अंडर रख के कहना कि भाई ये लाइन भी ना आए और ऐसी भी ना हो। और अपने सिर्फ हम फीमेल्स के लिए नहीं कहेंगे, ये मेल्स के लिए भी है। अच्छा, अब हम अगर एज अ डॉक्टर या एज अ डर्मेटोलॉजिस्ट या आप भी अगर देखें, नॉर्मली भी एक पिंपल, एक एक्नी किसी को भी हो जाती है कि अगर हम थोड़ा सा हमारा डाइट या हमारी रूटीन चेंज हुआ या स्ट्रेस में है तो एक्नी भी आ जाती है, एक नॉर्मल हेयर फॉल भी होता है। लेकिन अगर एक दाना और उसके पीछे आप इतने कंसर्न हो रहे हो कि आप इस हद तक कहें कि नहीं डॉक्टर साहब क्रीम नहीं, ऐसी चीज़ दें कि अभी फ़ौरन की फ़ौरन कोई प्रोसीजर करें कि फ़ौरन की फ़ौरन ठीक हो जाए, तो उस पर ज़ाहिर है फिर हमारा काम भी होता है कि समझाना कि अगर एक इतनी सी कोई माइनर अगर आपको दाना है तो ये आपको एक लाइट चीज़ से भी, क्रीम से भी ठीक हो सकता है। अच्छा, और इसके जो बुनियाद है ना, मैं यहाँ पे जो हम बात करना चाह रहे हैं इसकी बुनियाद आप ये देखें कि बहुत पहले से डाली जाती है। हमारे घरों में भी हर ताना ऑलमोस्ट एज से रिलेटेड है। अगर ख़ास तौर पर लड़कियों का घर है तो अगर आप देखेंगे जैसे वो टीनेज में जाती हैं उसको उस तरह की बातें सुनने को मिलती हैं कि इतनी बड़ी हो गई हो लेकिन तुम्हें किचन संभालना नहीं आता, कुछ पकाना नहीं आता। या अगर आपकी फॉर एग्जांपल 30s में शादी हो और आप गलती से किसी को कह दें कि जी मुझे फलाना काम नहीं आता, तब भी आपको इसी तरह का ताना सुनने को मिलेगा। ऑन दी अदर हैंड जिन लड़कियों की शादी बहुत यंग एज में कर दी जाती है उनको बहुत ही सपोर्ट मिलती है, कहा जाता है ये तो भी बच्ची अभी पता नहीं है। सो आई मीन दिस इंटायर कल्चर सीम्स टू बी पिटेड अगेंस्ट कि भाई 35 के बाद खातून क्या करे अल्लाह अल्लाह करे, ऐसे मरने की तैयारी करे। आप क्या कहेंगे? ये आई थिंक मुझे लगता है कि ये हम पे डिपेंड करता है कि हम ये चीज़ सुनना चाहते हैं कि नहीं। सही। अगर हम सुनना नहीं चाहेंगे तो किसी की हिम्मत नहीं कि हमें ये बात सुना सके। बट डू यू फील कि एनी वुमन कॉन्फिडेंटली बियॉन्ड द एज ऑफ 37, चाहे वो जिंदगी में कितनी कामयाब क्यों ना हो, उसका घर भी है, उसकी प्रोफेशनल लाइफ भी है, बच्चे भी हैं, मैरिड भी हैं, इज शी वेरी हैप्पीली टेलिंग हर एज? नेवर एवर, नेवर एवर। आप यानी मैं अपने भी जो प्रैक्टिसेस हैं उसमें भी देखती हूँ जनरली ओवरऑल कि हर कोई झिझकता है एज बताते हुए, और मैं हमेशा अपने जहन में ये सवाल करती हूँ कि उसका रीज़न क्या हो सकता है। तो जो आप बात कर रही है ना कि ये जो कॉन्फिडेंस हम चाहते हैं ना कि वो मिडिल एज में या एडोलेसेंट एज में नजर आए, उसकी बुनियाद हम कहाँ रखते हैं, हमें ये देखना चाहिए। जो अर्ली चाइल्डहुड लेवल है जहाँ पर आप बच्चे के स्टैंडर्ड्स बना रहे होते हैं, उसके स्किन कलर से लेके, ठीक है, उसकी बॉडी फिजिक से लेके हर चीज़ों के, उसके कामों से लेके हर चीज़ से लेके आप वहाँ उसे इनकलकेट कर रहे होते हैं। उसके माइंड में आप सीड जो जिसे कहते हैं ना कि आप वो ग्रो करते हैं उसमें कि ये पैमाने इन पे जज किया जाएगा, तो वो उन्हीं एंगल में अपने आप को जज करना शुरू करता है। तो जब मुझे ये पता है कि बड़ी उम्र जो है वो बुरी समझी जाएगी और मुझे जो है वो एक बिल्कुल बैक ऑफ कर दिया जाएगा, तो मैं क्यों चाहूंगी कि मैं उस स्लॉट में जाऊं? हाँ, मैं हमेशा प्रोटेक्ट करना चाहूंगी अब। सही। उस प्रोटेक्ट करने के लिए मेरे पास क्या होगा? सिर्फ एक फियर फैक्टर बन गया ना, एक ऑलरेडी तकलीफ के अमल से आपने उसको जोड़ दिया कि मैं बताऊंगी ऑटोमेटिकली आई विल बी जज। और मैं आपको ये बताऊं कि बहुत कॉमन एक डिसऑर्डर है जो कहलाता है बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर। ये मेंटल इलनेस का बहुत सिवियर डिसऑर्डर, एक्सट्रीम फॉर्म में इन अ सेंस मुझे इसलिए ये सिवियरिटी लगती है कि आप इसका मेन ऑनसेट एडोलेसेंट यानी टीनेजर्स में देखेंगे, जहां से अब यानी एक ट्रांजिशन फेज है ना, जहां से एक बच्चे को फुल पोटेंशियल्स की तरफ आना है, वहां पे वो एक छोटे छोटे माइनर, जिसे आप जैसे ये अभी पिंपल की बात हो रही थी, मेरी नाक टेढ़ी है, ठीक है, मेरी आंखें अच्छी नहीं है, मेरे स्किन का कलर ऐसा है, माइनर डिफेक्ट जो के इतना शायद मैटर नहीं करते, उसके पोटेंशियल्स की, उसकी और दूसरे टैलेंट्स के हिसाब से वो उनमें इतना ऑब्सेस्ड होते हैं
के अपनी मल्टीपल, जैसे आप कहें कि सर्जरीज की तरफ, कॉस्मेटिक जो आपके इंटरवेंशंस होती हैं उनकी तरफ। हम बेसिक शुरू करते हैं। अगर कोई शख्स अपने आप को यानी दे आर नॉट रेडी टू गो अंडर द नाइफ, कोई बहुत एक्सट्रीम प्रोसीजर नहीं भी करा रहा, आप ये देखिए कि जब आपकी तस्वीर खींची जाती है तो किस एंगल से ली जा रही है, सबसे पहला कंसर्न आपका ये होगा। फिर उसको किसी भी सोशल मीडिया फोरम पे अपलोड करने से पहले आप फिल्टर का इस्तेमाल ज़रूर करते हैं, आप उसकी ब्राइटनेस बढ़ाते हैं, आप उसका कॉन्ट्रास्ट कम करते हैं। ये सब पॉइंट आउट कर रहा है कि आप अपने आप को वैसा एक्सेप्ट नहीं कर रहे जैसा कि आप हैं। यू वांट टू लेक अ सर्टेन एंगल। अच्छा, इस पे हमने मज़ीद बात ये करनी है कि आहिस्ता आहिस्ता ये किस तरह की प्रॉब्लम्स को और मेंटल स्ट्रेसेस को जन्म देता है, और ये बड़े हेल्दी लोगों के सर्कमस्टांसेस में भी होता है। मिसाल के तौर पे इफ़ समबडी हैज़ प्रोग्रेस्ड एंड बिकम अ सीनियर एट वर्क, वो आने वाले लोगों से इनसिक्योर हो रहा है। क्या उसको लगता है कि सिर्फ यूथ और अगेन आपकी एज वो करेंसी है? और आज के दौर में ख़ास तौर पे जबकि कहा जाता है कि वो जो आपने तजुर्बा इकट्ठा किया था वो रेलेवेंट ही नहीं रहता बाय द टाइम यू आर एन एक्सपर्ट। तो इस पर ज़रा बात करते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम जिसमें हम बात कर रहे हैं जी एंटी एजिंग। एंटी एजिंग सिर्फ क्रीम नहीं होती, सिर्फ उसके स्किन केयर रजीम नहीं होती। हमने ये देखा है कि पूरे माशरे में एक फ़िलासफ़ी की तरह फैली हुई है, यानी चाहे मर्द हों या ख़वातीन हों, उनकी कोशिश होती है कि अपनी उम्र को कम से कम दिखाया जाए। अब उसके लिए एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि दुनिया भर में जो आप कहते हैं ना कि यंग माइंड है, या अगर आप ऐसी एज में जहाँ आप नई नई चीज़ें सीख सकते हैं, ये आपके यूथफुल होने की निशानी होती है कि आप कितनी चीज़ें नई चीज़ों को सीख सकते हैं। आपका पहले मैथ में इंटरेस्ट नहीं था, आपने गिटार बजाना किस एज में सीख लिया, नई कोई डिग्री कब से कर ली, कोई हॉबी अपने लिए लेके आए। लेकिन हमारे माशरे में सितम ज़रीफ़ी ये है कि अपने आप को यंग, नाइव, मासूम दिखाने के लिए आप एक्चुअली अपने आप को डम शो करते हैं, और ये मसला ज़्यादातर ख़वातीन के साथ होता है। हमें तो कुछ पता ही नहीं है, एक भोली सी सूरत बना के दूसरे से सवाल करते रहो, उसकी शक्ल को तकते रहो। इज़ दैट द राइट वे टू गो फॉरवर्ड? शाज़िया जी, आपने अक्सर देखा होगा ये शादी ब्याह का जब मामला होता है तो बाकायदा लड़कियों को सलाह दी जाती है ज़्यादा बोलना मत, ज़्यादा हर चीज़ की नॉलेज ना अपनी शो करना, वरना तुम्हें अस्यूम किया जाएगा तुम उम्र में बड़ी हो, तुम ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो। ये बहुत दुनिया देख ली है। हाँ जी, ऐसा होता है, पढ़ निकल आए हैं। और लड़की अगर जॉब भी करती है, सारी चीज़ें हैं जिस पे पेरेंट्स खुश भी होते हैं कि वो अपनी डिग्री को एग्जैक्टली सही जगह पे कैश करवा रही है, अपना शौक पूरा कर रही है, तो वो ये कहते हैं अभी तो ये शौकिया करिए। जबकि लड़की का ये क्लियर होता है कि उसने अपना करियर परस्यू करना है। वो कहती है बाद में लड़के से बात हो जाएगी, बट वो जो ससुराल वालों के सामने वो जो आपने एक बात की, वो जो एक इम्प्रेशन देना होता है, वो वाकई एक दम का देना होता है कि जी हम तो कभी घर से निकले नहीं, मतलब सारी डिग्री तो घर पे आ गई थी, जॉब भी घर पे ही हो जाती है, आप ऑनलाइन काम कर रहे हैं। 12 साल की उम्र में ओ लेवल्स कर लिया। 12 साल में आपने ओ लेवल्स कर लिया था, 20-21 के साल में आप डॉक्टर बन गए। आप डॉक्टर, ये दोनों तरफ का है, ये वाइस वर्सा है। लड़की वाले भी कहीं मजबूर हो गए क्योंकि लड़के वाले कहते हैं कि जी हमें 22 साल में लड़की वो चाहिए जो डॉक्टर कंप्लीट बन चुकी हो, ठीक है, और जिसकी मतलब जो ऑब्वियसली एक स्पेशलाइज्ड डॉक्टर कर रही है तो बहुत अच्छा है। सही। तो ये सारी चीजें ना हम दोनों कहीं ना कहीं लड़की वाले लड़के वाले हम ही लोग हैं। हम कभी आपके सामने ऐसी सिचुएशन हुई है शाज़िया जी कि आपको पता है कि एक लड़की की एज कम है और जो एतराज़, अगर कहीं रिश्ता या बात नहीं बनी तो एतराज़ करने में कि बड़ी लगती है, ये जो हमारे यहाँ एक फिनोमेना है ना, अपनी उम्र से बड़ी लगती है। ऐसा अब इसलिए ज़्यादा होता है क्योंकि लड़कियाँ बहुत ज़्यादा मतलब फिल्टर तो सेकेंड एक स्टेज आती है ना, मतलब वो जो पिक्चर जा रही होती है वो मेकअप में होती है, वो फिल्टर होते हैं, और वो जब लड़के वाले सामने देख रहे होते हैं तो लड़की को उतना ही तैयार और लाइफ देखने में, एक नॉर्मल आई से देखने में, कैमरे के आगे वगैरह, उनको फिर उसको उस अच्छा दिखने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। अगर उसमें वो नाकाम हो जाती है तो वो यही कहते हैं कि जी बड़ी लग रही थी एज से। अच्छा, ये अभी भी हमारा की कंसर्न है। डॉक्टर शगुफ्ता, आप क्या कहती हैं कि बड़े लगना, यानी लोग पूरा मेकओवर चाहते हैं, अपने बालों का कलर चेंज करते हैं, हेयर स्टाइल चेंज करते हैं, लेकिन देयर इज नथिंग रॉन्ग विद वांटिंग टू लुक ब्यूटीफुल, लेकिन इतना फोकस कि मैं सैलून भी जा रही हूँ तो मैं कह रही हूँ मुझे ऐसा हेयर स्टाइल चाहिए जिसमें मैं यंग लगूं। अच्छा, आप जो कह रही हैं कि यंग लगूं, मेरे पास तो लोग आते हैं कि आपका फेस कट कुछ और है, बिल्कुल ही अलग है, और आप पिक्चर लेके आ रहे हैं किसी हॉलीवुड स्टार की और बॉलीवुड स्टार की कि मेरा फेस ऐसा कर दें,
तो फिर बताना पड़ता है हमें कि देखिए आपका फेस कट और आपका फेस की जो शेप है वो इस तरह की नहीं हो सकती, सही, क्योंकि आपका अपना फेस है। हाँ, बहुत इतने कुछ इंटेलिजेंट भी हमारे इतने पेशेंट्स होते हैं कि वो वैसा ही फेस कट की कोई स्टार लेके आते हैं जैसा उनका होता है, ठीक है, तो फिर जाहिर है कि हमारे पास ऑप्शन होता है कि हम वो चीज़ उस तरह से कर देते हैं। लेकिन कुछ हमें इतनी प्रॉब्लम्स होती हैं कि जो आपका फेस कुछ बिल्कुल ही अलग है और आप लेके आ रहे हैं कुछ और ही चीज़, तो अगर वो बनाना कोई चाहेगा, मैं तो खैर ऐसा काम नहीं करती, मैं थोड़ा समझा देती हूँ, लेकिन अगर वाकई कोई चाहे कि हाँ आप ऐसा बना दे और मैं जो हूँ ऐसा बना दूंगा या बना दूंगी, तो फिर वहाँ प्रॉब्लम्स आते हैं। सही, तो वहाँ हमें लगता है कि यार ये इसके फेस के साथ ये चीज़ मैच नहीं कर रही। अच्छा, ये मुझे अभी भी लगता है कि हमारी गुफ्तगू का जो फोकस रहा है, हम दूसरों की बात कर रहे हैं। डॉक्टर हिना, आप क्या कहती हैं कि अगर कोई और आपको ट्रिगर नहीं कर रहा, कोई ऐसा ताना, कोई ऐसी बात नहीं है, क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं हम अपने आप से इस तरह का मुकालमा कर रहे होते हैं? दिस इज़ अ कॉन्वर्जेशन वी आर हैविंग अमंग इन आवर माइंड्स कि आप खुद इंसान है, कंपैरिजन करते हैं, आप ही की उम्र का कोई और शख्स कोई और काम कर रहा है या उसने वो माइलस्टोन अचीव कर लिया जो आप करना चाहते हैं। ये हमारे अपने वेलबींग को कितना इम्पैक्ट करता है? देखिए, ये जो आप इंटरनल कंपैरिजन्स की बात करें, ये नेचुरल है, ठीक है, मैं कहूँ कि मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ और लेकिन मुझे लोगों की राय इतनी इंपॉर्टेंस मैं नहीं देती। मैं समझती हूँ कि मेरे कुछ अपने गोल्स हैं, मुझे लगता है कि सक्सेस जो है वो अपने पोटेंशियल्स का सही इस्तेमाल है, अपने टैलेंट को इम्प्रूव करना है या उससे कुछ यूटिलाइजेशन लेके आनी है अपने एक्शन। अगर ये डिपेंड करता है कि क्या मेरे गोल्स ऐसे हैं, लेकिन अगर मेरे गोल ही ऐसे हैं कि मुझे अपनी ज़िंदगी में बस दूसरों ही का अप्रूवल चाहिए, ठीक है, दूसरों ही से जब तक मुझे अप्रिसिएशन नहीं मिलेगी तब तक मैं नहीं समझूंगी कि मैं कुछ बेहतरीन कर रही हूँ, तो ये चीज़ बड़ा फ़र्क लेके आती है आपके एक्शंस में। तो ये इंटरनल कंपैरिजन्स तो चलने हैं, लेकिन अगर मैं जब तक अपनी सेल्फ से सेटिस्फाइड नहीं हूँ ना, तो मैं कभी भी ऐसा नहीं होगा कि मैं कोई भी चीज़, अगर मैं बेहतरीन चीज़ भी कर रही हूँ, मैं डिपेंडेंट होंगी कि उसकी रिकग्निशन मुझे जब तक दूसरों से नहीं मिलेगी मैं सेटिस्फाइड नहीं होंगी। अच्छा, आपको लगता है इसमें टू वे स्ट्रीम भी होती है? एक तो हम अभी बात कर रहे हैं ना कि लोग अपनी उम्र से कम दिखना चाहते हैं, उसके लिए मेहनत करते हैं, लेकिन कुछ लोग जो अपने ऊपर तारी कर लेते हैं, यानी दे आर समटाइम्स लुकिंग एट देयर एज एज अ बैरियर। यानी 35 साल 37 साल की उम्र अगर हो गई है और एक ज़माने में कभी शौक था जी मास्टर्स करेंगे, वक्त ने हालात ने मौका नहीं दिया, लेकिन अब दे फील कि इट्स टू लेट, नहीं कर सकता है। इस बैरियर को कैसे तोड़ें? देखिए, इस बैरियर को तोड़ने के लिए थोड़ा सा अपना माइंड पर्सपेक्टिव आपको ब्रॉड करना होगा। कुछ चीज़ें हैं जो वाकई में एज बाउंडेड होती है, जिसपे आपका इख्तियार नहीं है, जो बायोलॉजी है ना, सही, आपके इख्तियार में नहीं है। जिस तरह बायोलॉजिकल क्लॉक चलना है वो वैसे ही चलेगा। लेकिन तालीम हो गई, शादी हो गई, ठीक है, कोई और कैरियर डिसीजन हो गए, मैं जापान के लोगों को आप देखें 80 साल की उम्र में अकेले लोग निकले हुए होते हैं। ये ऐसी चीजें हैं जिंदगी में जो लाइफ में आप कभी भी अवेल कर सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा हिना जी, इस बात को हम आगे लेके चलेंगे। कॉलर हमारे साथ हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। हेलो जी, हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन सा, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? कराची से। देखिए, जो बात तो बहुत अच्छी की है, आप लोगों का टॉपिक बहुत अच्छा है। थैंक यू। मैं एक छोटी सी इसमें एडिटिंग करना चाहता हूँ, एक चीज ऐड करना चाहता हूँ। एक्चुअल अगर जैसा आप लोग बात कर रहे हैं कि फेस के ऊपर जो है वो जो है कोई ब्यूटिशियन से इससे उससे, मगर जो ओरिजिनल डिग्रीज हैं, हाँ जी, जो आपकी मैट्रिकुलेशन की, मैट्रिक की का सर्टिफिकेट है, इंटर के वो है, ग्रेजुएशन की डिग्री है, मास्टर्स की डिग्री है, ठीक है, तो ये दोनों सर्टिफिकेट्स और वो जो आपकी ग्रेजुएशन और मास्टर्स वगैरह की डिग्रीज हैं, या किसी ने चले मास्टर्स नहीं किया हुआ, खाली मैट्रिक किया हुआ है, तो वो तो ओरिजिनल एज पे आती है ना। सही, ठीक है। देखता कौन है हमारे आजकल? डिग्री कौन देख के आपसे शादी करता है? नहीं, मैट्रिक डिग्री की देखें, आपने बिल्कुल वजह कह रही हैं कि डिग्री कौन देख के, मगर ज्यादा बहुत से जो है। अच्छा सर, आपसे एक सवाल करना चाहूंगी। मुझे ये बताइए कि अभी तक तो सारी कॉन्वर्जेशन खवातीन पे बेस्ड रही है, मर्द हजरात जब उम्र बढ़ती है तो उनमें क्या चेंजेस आते हैं, यानी उनके रवैये, उनकी पर्सनैलिटी में क्या चेंज आता है? अगर खवातीन की एज बढ़ती है उस हवाले से बात कर रही हैं या मर्द हजरात की? मर्द हजरात जब 40 क्रॉस करते हैं तो उसके बाद उनकी क्या ख्वाहिशात होती हैं, क्या वो अपने आप की पर्सनालिटी में क्या चेंजेस देखते हैं? देखें, दो तीन बातें हैं जी।
ठीक है, मैं जो आपसे अच्छे जल्दी से बताइएगा सर, वक्त कम, मुकाबला सख्त। ठीक है। एक्चुअल हमें जो है, हम ये चाहते हैं कि भाई अपने आप को जो है ना स्टिल रखें कि अगर हमारे सामने जो है कोई भी शख्स हो या लेडीज हो या वो हमें जो है वो बिल्कुल ऐसा समझें कि बिल्कुल जो है बहुत बहुत शुक्रिया आपके कॉल करने का। आई गेट योर पॉइंट। यही टॉपिक मैं अब जरा हमारे पैनल की तरफ लेके आती हूँ। शाहज़ा जी, लोग अक्सर कहते हैं कि यू नो लाइफ बिगिंस एट 40 और मर्द हज़रात ने इसको जरा ज्यादा सीरियसली ले लिया, दे बिकम नॉटी एट 40। तो अक्सर लोग ये समझते हैं कि ये इनका एक रिटर्न ऑफ एडोलेसेंस होता है, बचकाना हरकतें करने लगते हैं। आप अपने इर्द गिर्द बहुत सारे मर्द हज़रात को 40s में देखेंगे जो यूथफुल यंग रहने के लिए कोई अजीब सा शौक, कोई नया खिलौना, कोई गिटार ले आएगा, कोई हैवी बाइक ले आएगा, कोई अपने आप को जो ना मैं दोबारा स्पोर्ट्स में जा रहा हूँ, कोई पहाड़ चढ़ना शुरू, कोई एक्सट्रीम स्पोर्ट्स में चला जाएगा, जी मैं डाइविंग में जा रहा हूँ, मुझे स्कूबा डाइविंग करनी है, मुझे तो ये शौक था, मुझे तो ये करना था। ये क्या होता है रिटर्न ऑफ टीनेज फॉर मेन? उसकी दो वजह होती है। एक तो ये कि 40 तक मर्द फाइनेंशियली सेटल हो चुका होता है, स्टेबल हो चुका होता है, बच्चे थोड़े बड़े हो चुके होते हैं, घर वर हो चुका होता है, बेगम के साथ जो भी चीज़ें होती हैं वो सेटल हो चुकी है। तो उसको ये लगता है कि अब मैं तो बिल्कुल से यंग हूँ, दोबारा से फ्रेश हूँ, मुझे तो एक एनर्जी चाहिए। इसी एज में दूसरी शादी के ख्यालात भी बहुत ज़्यादा आते हैं। अच्छा, इसको एक और किसी ने हमारे पास आके कहा था कि द मोमेंट आपके घर में अगर आपका बेटा है वो टीनेजर बनता है तो बाप भी साथ ही टीनेजर बन जाता है। ये बात तो ये दोनों को साथ साथ चलता है। इस पर जरा बात करते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। एक और कॉलर हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी, कौन सा, आप कहाँ से? मैं शबीर कसूर से। फरमाइए। जी उम्र के हवाले से जो आपका टॉपिक था उसके हवाले से बात कर रहा था कि अभी मेरी उम्र है जो वो 14 के करीब है। जी जी, 40 के जी। तो अभी मेरा जो बड़ा बच्चा है वो 6 साल का है। हाँ जी। तो अब जो 20 का होता है या 20 से ऊपर का होता है वो अंकल कहता है तो बड़ी हैरानगी होती है इस बात। तकलीफ होती है, हैरानगी तो आप छोटा लफ्ज कह रहे हैं। हाँ जी, हाँ बहुत तकलीफ होती है, बहुत हार्ड होता हूँ। हाँ जी, तो अब आपको दुख पता चला जब खवातीन को लोग आंटी बोलते हैं और आप लोग बड़ी खुशी खुशी मुस्कुराते हैं? नहीं, ये बात नहीं है। मैं तो किसी शॉप पे बैठा होता कपड़े वाली की, उसकी माँ की उम्र की आती है, मैं उसे बाजी कहता हूँ। मैं बाजी कहोगे ज्यादा खुश होगी, अगर इसे आंटी कहोगे तो आपसे कपड़ा भी नहीं लेगी। हाँ, वो तो आपने अपनी दुकानदारी चमका रहे हैं ना आप, वरना आप लोग कितने खुश होते हैं। जरा सी वो देखो आंटी को गुस्सा आ गया, ऐसी बातें करते हैं ना, तो अब पता चला ये तलवार कितनी तीखी है। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया ये कॉल करने का, ये बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है ना जी। जो भी हमारी उम्र हो, लेकिन अगला अगर आपको बाजी, आंटी, दादी, फुप्पो कोई इस तरह बना दे, बड़ी तकलीफ होती है। क्या कहेंगी? बिल्कुल इसीलिए होती है क्योंकि आप फौरन ही, आपके जो फिल्टर्स होते हैं ना, फौरन चेक करना शुरू करते हैं कि अच्छा, यानी वो हर एंगल चेक करेगा कि किस चीज से। लेकिन आप ये देखें, हम छोटे होते थे तो वाकई अगर हम स्कूल या कॉलेज में हैं, और बल्कि हम अक्सर फ्रेंड्स अगर 18-20 की एज में लोगों के रिश्ते आ रहे होते शाजिया जी, तो कोई अगर कहे कि जी 8 साल बड़ा है तो वो हमें अंकल लगता था। हम बात करते थे लेट 20s में, 30s में अंकल होते हैं। जब आप खुद 20s क्रॉस करते हैं तो फिर आपको लगता है ये तो कोई एज ही नहीं है, वेरी नॉर्मल है ना, समथिंग वेरी नॉर्मल। लेकिन व्हाई डज आंटी एंड अंकल हर्ट सो मच, है ना जी? बिकॉज दैट इज ऑलवेज एसोसिएटेड ना, कि जो वाकई में कि जो आपके घर में जो एल्डर्स हैं, ठीक है, जो बड़े कंसीडर किए जाते हैं, तो उनको हमेशा इन्हीं लेबल से कि वो अंकल होंगे, आंटी होंगे, ठीक है, बाजी, कहीं ना कहीं सबकॉन्शियसली स्लो होंगे, डांटेंगे, सख्त मिजाज होंगे, अट्रैक्टिव वाली कैटेगरी में नहीं है, अथॉरिटी होंगे, हाँ ना, अथॉरिटी होंगे जी, ठीक है। तो अथॉरिटी का हमेशा जहाँ कॉन्सेप्ट आता है वो हमेशा बड़ों के लेवल पर आता है, बच्चों के लेवल पे नहीं आता, यंग लेवल पे नहीं आता। तो दैट इज एक्चुअली वो जो लेबल है, शायद तो वो उस लेबल ही में फौरन हो सकता है कोई मुझे सिर्फ रिस्पेक्ट देने के उसमें कह रहा हो, सही, कोई मुझे सर कह देगा या
तब तो मैं खुश हो जाऊंगी। अच्छा, अब खवातीन इस पे रिएक्शन देते हुए थोड़ा सा घबराती है ना, वो उनको कोई आंटी कहे तो वो जब्त करने की कोशिश करती है। मेरे ख्याल में मर्द हजरात का जो रिएक्शन होता है ना, वो छुपाना भी चाहे तो नहीं छुपा सकते। नहीं, आप जो ये मेरी बड़ी इससे काउंटर ऑब्जर्वेशन है। आप बाजारों में और स्पेशली ये जो होते हैं ना बुध बाजार और इस तरह के जो बाजार लगते हैं, तो आप उधर देखेंगे वो इतने यानी जो दुकानदार हैं इतने शार्प होते हैं, यानी और बाज दफा बहुत ऑकवर्ड लगता है। यानी अब उन्हें पता है कि आंटी कहने से या बाजी कहने से तो इसने तो बेबी और मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा हाँ यानी बिल्कुल ये कभी आपका सामान नहीं बिकने वाला। एक और कॉलर हमारे साथ है, उनसे बात करते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मिस्टर कैसे हैं आप? क्या हाल चाल है आपके? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। क्या कहेंगे? आज अपनी बड़ी ज्यादती की है, मर्दों का कोई नुमाइंदा नहीं रखा अपने प्रोग्राम में। देखिए बात सुने, कॉलर्स ही सारे मेल आ रहे हैं, वो अपना दुख हमें बता रहे हैं। आप बताइए, आपके साथ उम्र से रिलेटेड कभी कोई वाकया हुआ है? जी बिल्कुल हुआ है। अब मेरी उम्र माशाल्लाह 50+ है माशाल्लाह। तो अब जब से बच्चों ने अंकल कहना शुरू किया तकलीफ तो होती है। मुझे ये बताइए कि आपको ये कभी कभी बात अजीब सी नहीं लगती कि जिस बुजुर्ग से हम मिलते हैं तो वो आगे से हमें दुआ देता है, जीते रहो, लंबी उम्र हो तुम्हारी, खुश रहो, हंसी खुशी रहो, लेकिन जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है वो हमारे लिए सबसे बड़ा दर्द सर हो जाता है। सही बात है। अच्छा, मैं आपको बड़ी मजे की बात बताऊं, इंसान की कुछ साइकोलॉजी ऐसी है हाँ कि आई डोंट नो, उसको बढ़ती उम्र के साथ खौफ होता है कि आखिरत वाला जो सफर है ना वो शुरू हो गया। हाँ। तो शायद ये जो खौफ है ना यही मजबूर करता है कि कोई हमें एहसास ना दिलाए कि हमारी उम्र बढ़ रही है। चलिए, ये आपने बिल्कुल सही बात की। एक आपसे सवाल, क्योंकि आज हमारे पैनल में कोई मर्द हजरात नहीं है, आप ही से पूछ लेते हैं। मर्द हजरात, जो अभी हम नॉटी एट 40 की बात कर रहे थे, अक्सर ये देखा गया है कि बड़े बोस्टफुल अंदाज में ये बताते हैं कि जी जिसका मुझ में इंटरेस्ट है या कोई मेरी तरफ अगर मेरी तवज्जो किसी की मेरी तरफ आई है तो उसकी उम्र तो मुझसे बहुत कम है। यानी इस बात पे बड़ी खुशी का इजहार करते हैं मर्द हजरात कि जी मेरी उम्र तो 40 साल है, लेकिन ये देखो 22 साल की लड़की या 25 साल की खातून मेरी तरफ बड़ी इंटरेस्टेड है। इसकी क्या वजह होती है? देखिए चीज पता क्या है, मर्दों में इनफेक्ट जब एज बढ़ती है तो उसके जो साथ हैं हाँ जी, फिजिकली उन पर नुमाया नहीं होते। हाँ जी। मैं इसका कंपैरिजन करूंगा, एक 50 इयर्स के खातून को ले लें, एक मर्द को ले लें। खातून नजर आएगी 50 की है, मर्द जो है अगर वो प्रॉपर एक्सरसाइज कर रहा है, प्रॉपर डाइट ले रहा है, तो वो शायद नजर ना आए 50 का। सर इसमें एक मेरा अपना तज्जिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपके कॉल करने का, इसको मैं कंटिन्यू करती हूँ, वक्त मेरे पास कम है। ऐसा नहीं है कि मर्द और खातून अगर आप उनकी 50 इयर्स की एज को कंपेयर करें, बॉलीवुड स्टार्स पे रख देते हैं। सलमान खान को, अक्षय कुमार को अगर आप देखें, उनके साथ जो हीरोइंस आती थी जो लगभग उन्हीं की उम्र की थी, हमने मेंटली उनको एक्सेप्ट नहीं किया होता। ये जो आप कहते हैं ना कि एक्सरसाइज माधुरी भी कर रही है, श्रीदेवी भी कर रही है, लेकिन ऑन दी अदर हैंड सलमान खान, शाहरुख खान को आप एक्सेप्ट इसलिए कर रहे हैं कि जी उम्र बढ़ भी गई है तो हमने बड़ी उम्र के आदमी को अट्रैक्टिव तस्वुर किया, मैच्योर्ड है तो अच्छा लग रहा है हमें, वो टीनेज भी अट्रैक्ट कर रही है, वो तो बड़ा स्मार्ट है, अपने आप को मैच्योरली कैरी कर रहा है। शाज़ी जी यही सवाल, 25 साल की खातून अगर 40 इयर्स के आदमी को तवज्जो दे रही होती तो बड़ी खुशी का बायस क्यों होती है? वो खुद ये समझ रहा होता है। दूसरी तरफ पे वो 25 साल की जो लड़की है वो बहुत स्मार्ट होती है। हाँ। वो 27 साल के लड़के के साथ टाइम वेस्ट नहीं कर रही होती है जिसने अभी अपना करियर बनाना है, तो वो ये खुद ही सोच रहा होता है, अज्यूम कर रहा होता है कि अपनी बेगम को कि मैं तो इतना फिट हूँ इसलिए ये लड़की अट्रैक्ट हो रही है या आधी एज की, जबकि वजह आपको पता है कि वो नहीं होती, उसके ATM कार्ड्स उसने यूज करने होते नहीं। लेकिन तो, आप मर्दों की साइकी की अगर बात की जाए डॉक्टर, ये अपने आप को अपनी डिजायरेबिलिटी, अपनी अट्रैक्टिवनेस की वजह से इसको बेहतर समझ रहे होते हैं या इससे खुश हो रहे होते हैं। ये तो एक पार्ट है, लेकिन मुझे जो बीइंग साइकोलॉजिस्ट समझ में आता है कि ये जो एक पावर होती है ना उसका जो इन्फ्लुएंस होता है ये यहाँ सेटिस्फाई होता है। ठीक है कि वॉट एवर एज इज, वॉट एवर टाइम इज, ठीक है, एवरीथिंग वुड बी अवेलेबल। ये वाला कॉन्सेप्ट ज्यादा फिट बैठता है अगर मेल्स की रेफरेंस में आप देखें। इन अदर वर्ड्स, जो आपको अपना इनएविटेबल डिक्लाइन नजर आ रहा है और उसमें एक थोड़ी देर के लिए ढारस मिलती है कि नहीं एवरीथिंग इज नॉट लॉस्ट, अभी भी देखो आई एम वेरी अट्रैक्टिव। अगर आप मशहूर जो बिलीफ देखें वो ये है ना कि मर्द की तो कोई उम्र नहीं होती, ठीक है, आप यानी ये प्रोपोगेट, और उसी माशरे में ये होता है कि औरत की एक ये सर्टेन लिमिट्स हैं, ठीक है, जो किसी हद तक बायोलॉजिकल, अगर आप देखें, जो ये भी बात है ना जो अभी कॉलर बात कर रहे थे कि एपरेंट वाकई में मेल्स में इतनी क्विक नहीं होती हैं एपरेंट चीजें, टेस्टोस्टेरोन आपका रहता है 40 इयर्स की एज में, एक फीमेल जो है बहुत सारे प्रोसेसेस से गुजरती है, उसमें डिक्लाइन इंटरनल बायोलॉजी में डेफिनेटली होता है, वो इसलिए रिप्रेजेंट। अगर वो भी तो फीमेल्स को कहते हैं कि अगर कोई फीमेल ना भी लग रही
रही हूँ अपनी एज की, तो ये कहा जाता है सर्जरी करवाई होगी। हाँ, ये भी बड़ा, ये अपने आप में एक मौजू है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर शगुफ्ता। अनफॉर्चुनेटली हमारे पास इतना वक्त नहीं था, आपका हमने भरपूर फायदा नहीं उठाया, लेकिन आई एम गोइंग टू कॉल यू इन अगेन। थैंक यू डॉक्टर हिना, थैंक यू शाजिया फॉर बीइंग हियर। बड़ा लंबा तवील टॉपिक है, दराज उम्र की तरह का, लेकिन हम इसको दोबारा लेके आएंगे। आज आपका इसमें शामिल रहने का बहुत बहुत शुक्रिया। कल मुलाकात होती है। खुदा हाफिज।